हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल कंप्लीट मोशन चैप्टर को पढ़ेंगे। गति जो चैप्टर है उसको कंप्लीट पढ़ेंगे। हालांकि आपने हमारी फ़िज़िक्स की पूरी प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, आप पूरी फ़िज़िक्स वहाँ पर फ्री में बिल्कुल पढ़ सकते हैं। और अब से पहले जो हमने फ़िज़िक्स पढ़ाई है वो उसमें भी मैंने मोशन चैप्टर को कवर किया है, लेकिन मैं फिर से यहाँ पर एक साथ एक वीडियो में मोशन चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म करेंगे। ऐसे आप एक तरीके से रिवीजन तौर पर भी ले सकते हैं अपना। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, मोशन चैप्टर को बहुत ही आसान से शब्दों में हम फिज़िक्स को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो भाई मोशन यानी तो मोशन का मतलब होता है गति, ठीक है। अच्छा, अब गति की बात है तो इसमें कुछ चीज़ों को हमें जानना पड़ेगा पहले। जैसे हम एक चीज़ जानते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी दूरी और विस्थापन, ठीक है। हालांकि इन चीज़ों को भी मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, पहले वीडियो आप देख सकते हैं, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं अभी दूरी को और विस्थापन को देखते हैं, क्या है दूरी और विस्थापन। तो आपको यहाँ पर एक ट्रायंगल नज़र आ रहा होगा। अगर यहाँ इसको देखें तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, मुझे उम्मीद है। और इसमें आप देखिए यहाँ पर ये ए, ये बी, ये सी, ये इनके नाम दिए गए हैं ट्रायंगल की भुजाओं के जो पॉइंट हैं। तो अब अगर हम देखें डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस को हम छोटे डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए कोई बंदा यदि ए से चला और ए से चलने के बाद वो बी पर पहुंचा, फिर से सी पर पहुंचा, ठीक है। तो ए से कहाँ तक चला गया, वो सी तक। तो ए से सी तक का जो उसकी डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस उसकी होगी, देखो ए से बी तक की डिस्टेंस है 10 मीटर और बी से सी तक की जो डिस्टेंस है वो है 24 मीटर। तो 24 मीटर और जोड़ लेंगे इसमें, तो 10 मीटर प्लस 24 मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 34 मीटर। लेकिन यहीं पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, यानी विस्थापन की बात करें, तो विस्थापन होती है दो बिंदुओं के, यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। तो यहाँ से भाई अब अगर हमें जल्दी वापस जाना हो, सी से आने पर हमें जल्दी अगर वापस जाना हो ए पर, तो ऐसे जाने में जल्दी पहुँचेंगे, यहाँ से डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, तो हम डायरेक्ट बहुत जल्दी पहुँचेंगे, ठीक है। तो अब यदि हमें डिस्प्लेसमेंट इनका निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर और इस 24 का भी स्क्वायर करेंगे और उसका रूट स्क्वायर निकाल देंगे भाई, ठीक है, अंडर रूट निकाल देंगे। बात आप समझ रहे हो। तो ये टोटल निकल कर आएगा 26 मीटर। तो इसको कहते हैं भाई आपका क्या, डिस्प्लेसमेंट, यानी विस्थापन। विस्थापन न्यूनतम दूरी होती है भैया, जो आपका प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक का जो न्यूनतम दूरी है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है समझ आया होगा, और थोड़ा सा समझेंगे इस चीज़ को। यह दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है, ठीक है। चलिए और थोड़ा सा समझते हैं इस बात को आगे चल के। थोड़ा सा हम एक चीज़ इसमें कर लेते हैं, जिससे कि आपको वीडियो थोड़ा और साफ दिखेगा। चलिए, अभी और क्लियर हुआ होगा वीडियो, ठीक है। तो चलते हैं, अभी हम इसमें देखते हैं कि भाई ये जो डिस्टेंस है ये ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी हमेशा पॉजिटिव होगा। जबकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है, यानी विस्थापन जो होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है और वो ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। वो तीनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। चलिए इससे आगे अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर एक वृत्त आपको बना दिया गया है और वृत्त आपको दिख ही रहा होगा। वृत्त में ये नाम भी डाल दिए हैं, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। अब यहाँ पर वो कह रहा है यदि एक व्यक्ति ए से ए तक जाता है, और ए से ए तक किस रास्ते से जाता है, जरा रास्ते को देखें। ए से पहले बी पे पहुँचा, फिर बी से सी पर पहुँचा, फिर सी से डी पर और फिर डी से ए पर पहुँचा, ये रास्ता उसने फॉलो किया है। तो अब उसकी दूरी क्या होगी, तो दूरी वही वृत्त की क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। वृत्त की दूरी को हम परिधि कहेंगे और परिधि का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, 2πr, ठीक है। 2πr इसकी क्या हो जाएगी, दूरी। यहीं पर अगर हम डिस्प्लेसमेंट इसका देखें, यानी इसी रास्ते से गया एक व्यक्ति
और अब हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकालें तो भी देखो, अब ए से ही चला था और वापस घूम के ए पर ही आ गया, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ शून्य हुआ, उनके बीच की दूरी कितनी हुई, बिल्कुल ज़ीरो हुई ना। ठीक है, तो ऐसे भी समझ आया होगा। अच्छा, एक और चीज़ हम इसमें समझते हैं। अच्छा, इसी में देख लीजिए आप, इसी चित्र में इस चीज़ को आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अभी हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति को ए पॉइंट से ले जाते हैं और ए से वो बी पर गया, बी से अभी सी पर गया और सी से अब वो इस रास्ते से ओ पर गया और ओ से जाने के बाद वापस ए पर आ गया। ठीक है, तो अब इस स्थिति में अगर हम उसकी दूरी की बात करें तो दूरी क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी पाई आर प्लस 2r। ठीक है, पाई आर प्लस 2r। अच्छा, अब यहीं पर अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हम निकालना चाहें तो देखो वापस से वही हुआ कि भाई ए से ही चला था बंदा और ऐसे घूम करके वापस ए पर ही आ गया, तो जहाँ से गया वहीं आ गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, शून्य डिस्प्लेसमेंट, ज़ीरो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो चलिए इससे आगे हम चीज़ें समझते हैं ज़रा। यहाँ पर हम समझेंगे सदिश राशि और अदिश राशियों को। तो भाई अदिश राशि पहले आप आसानी से समझेंगे। अदिश राशि वे हैं जिनमें केवल परिमाण है। परिमाण मीन्स यानी टाइम, मैं कहूँ कि भाई 6 बजे हैं, ठीक है, मैं कहूँ 8 बजे हैं। जैसे दूसरी चीज़, जैसे द्रव्यमान, मैं कहूँ भाई कैसे कहें, मान लेते हैं मैं कहूँ द्रव्यमान, जैसे मान लो 5 किलो यानी मान लो 10 किलो, तो ये द्रव्यमान हो गया। ठीक है, अब वहीं पर अगर हम सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशि जिसमें यानी दिशा हो, दिशा भी साथ में हो, परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, परिमाण भी हो दिशा भी हो। जैसे बल, बल की अगर बात करें तो हम कहेंगे जैसे हमने 500 न्यूटन का बल लगाया, तो उसमें हमें दिशा भी क्लियर होगी कि भाई हमने किस दिशा में बल लगाया है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि भाई हम अपनी ओर को बल लगा रहे हैं तो उस बल का फ़ायदा क्या होगा, है नहीं। तो इसमें बल में दिशा की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो अदिश राशि में दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि सदिश राशि में दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है। इसके बाद और थोड़ा सा अच्छी तरीके से देखो, यहाँ पर हम समझेंगे, यहाँ पर डैश दिया गया हमें एक कि भाई सदिश राशि जो होती है उसमें मान लीजिए स्पीड प्लस डिस्टेंस, तो इसको स्पीड क्या है, एक अदिश राशि है और उसके साथ में अगर मैं दिशा को भी इंक्लूड कर दूं तो ये मेरी सदिश राशि बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और आप देखिएगा ज़रा कि सदिश राशियाँ जो होती हैं उनको इस वाले सिंबल से डिनोट करते हैं, ऐसा सिंबल बना देते हैं उनके ऊपर। ठीक है, ये जो एरो है इस तरीके का एरो बना देते हैं भाई, तो इस चीज़ से दर्शाते हैं। जैसे मैंने कहा वेग, वेग अगर सदिश राशि है तो मैंने वेग के ऊपर देखो ये एरो बना दिया ना, ये वेग हो गया। जैसे मैं कहूँ बल, तो बल के ऊपर मैंने एरो बना दिया। इस एरो का मतलब होता है कि ये सदिश राशि है। ठीक है, जैसे एक्सेलरेशन यानी त्वरण की मैं बात करूँ, ये भी सदिश राशि है। और त्वरण जो होता है, त्वरण आप जानते भी होंगे, त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर बटे समय अंतराल, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, इसी को कहते हैं त्वरण या एक्सेलरेशन। अगर इसको फॉर्मूले की तरीके से देखें तो एक्सेलरेशन के ऊपर भी हम ऐसे ही एरो लगा देंगे, और डेल्टा वी का मतलब है वेग में परिवर्तन और डेल्टा टी का मतलब है समय में परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण। और गति के समीकरण 3 होते हैं, आप जानते हैं इन तीनों समीकरण के बारे में थोड़ा सा और हम यहाँ समझ लेते हैं। तो पहला जो समीकरण होता है वो होता है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, ये लिखा हुआ है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा जो समीकरण होता है वो होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अभी हम इन चीज़ों का मीन्स समझ लेते हैं, इनका मतलब क्या है। अगर हम यहाँ देखें तो u का मतलब होता है इनिशियली वेलोसिटी मीन्स प्रारंभिक वेग, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग, t का मतलब होता है टाइम यानी समय, और a का मतलब एक्सेलरेशन यानी त्वरण होता है, और s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट विस्थापन। ठीक है, तो चलिए एक चीज़ और हम यहाँ पर समझते हैं, मोमेंटम मीन्स संवेग। तो मोमेंटम को p से डिनोट करते हैं, और ये जो होता है ये m इंटू वी होता है, और v यहाँ पर सदिश राशि है।
अगर v सदिश राशि है लेकिन जो m यानी द्रव्यमान है, v का मतलब वेग, ये सदिश राशि, m का मतलब द्रव्यमान ये अदिश राशि है, और p का मतलब संवेग, ये सदिश राशि है। देखो यहाँ पर इसके ऊपर एरो बना हुआ है, इसका मतलब ये भी सदिश राशि है, और m के ऊपर एरो नहीं है तो ये अदिश राशि है। v मीन्स वेग, ये सदिश राशि है ही, ठीक है। तो यूनिट ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करें, संवेग की इकाई की बात करें हम, तो इसकी इकाई होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा, इफ़ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, यदि कोई वस्तु आराम या विराम में है तो उस स्थिति में होगा क्या? अगर आराम में है तो उसका वेग जो होगा, वेलोसिटी शून्य हो जाएगी, और अगर वेग शून्य हो जाता है तो अगर हम इस फॉर्मूले में v को ज़ीरो बना देंगे तब हमारा एम वी ज़ीरो हो जाएगा, और m अगर ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब p भी ज़ीरो हो जाएगा। यानी अगर विराम में कोई वस्तु है तो उसका जो संवेग होगा वो भी क्या होगा? शून्य होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, और आगे इसमें हमें पढ़ना होगा गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन। इसमें क्या है, पहले इसका फॉर्मूला हम पढ़ लेते हैं। तो फॉर्मूला है इसका F बराबर Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। इनको समझेंगे भी, इनका मतलब क्या है, पहले आप इस फॉर्मूले को थोड़ा सा समझिए। ये फॉर्मूला कह रहा है F बराबर Gm1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स यदि एक वस्तु है, एक यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान मान लेते हैं m1 है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान मान लेते हैं m2 है, और उन दोनों के बीच की दूरी जो है वो r है। उन दोनों के बीच की दूरी क्या है? यहाँ पर r है। तब इस स्थिति में ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे। इस स्थिति में क्या करेंगे, ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे, और इन दोनों के द्वारा, मान लीजिए इसके द्वारा F2 बल लगाया जाता है और इस वाले ऑब्जेक्ट के द्वारा F1 बल लगाया जाता है, तो इस स्थिति में F1 और F2 दोनों बराबर होंगे। हालांकि वस्तु का द्रव्यमान अलग अलग है, फिर भी इनका क्या है, ये जो बल होगा, फोर्स जो होगा, ये इक्वल होगा, समान होगा, बराबर होगा, ठीक है। यही नियम कहलाता है गुरुत्वाकर्षण का, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। भाई यहाँ पर जो जी का मान है, ये जो जी का मान है, इस जी को पहले तो समझते हैं। जी को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इस जी को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और इस का जो मान होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है, 6.67 गुणा 10 की घात -11। और इसकी जो यूनिट है ये इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यूनिट पूछी जाती है इसकी। तो सिर्फ मान याद नहीं रखना, ये यूनिट भी याद रखनी है। 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है, ये इसकी यूनिट है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ F1 की वैल्यू भी सेम है और F2 की वैल्यू भी यहाँ पर सेम है, Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर और Gm2m1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर F1 और F2 बराबर होंगे। गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो दोनों में बराबर ही लग रहा होगा। चलिए खैर बात कर लेते हैं, दोनों में बराबर तो ये लगेगा ही क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, ये नियतांक है एकदम। अच्छा, और समझ लेते हैं यहाँ पर एक चीज़ कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम दो वस्तुओं के बीच उनके द्रव्यमान की वजह से लगने वाले बल हमेशा बराबर होते हैं, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये जो बल है ना, ये जो बराबर बल हैं, इन्हीं बलों को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये जो F है, ये जो F हैं ये वाले, यही जो है गुरुत्वाकर्षण बल हैं, ठीक है। ये जो बल है यही गुरुत्वाकर्षण बल है। अच्छा, अगर अब हम इसका उदाहरण देख लेते हैं, इसके उदाहरण हम देख लेते हैं कि पृथ्वी चांद पर जितना बल लगाती है, चांद भी पृथ्वी पर उतना ही बल लगाता है। ऐसे ही पृथ्वी सूर्य पर जितना बल लगाती है, सूर्य भी पृथ्वी पर उतना ही बल लगाता है। ये इनके एग्जाम्पल हैं। यहीं पर एक चीज़ को थोड़ा सा जानना हमें ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि न्यूटन का जो गति के नियम है, जो न्यूटन के गति का नियम है, उसका जो तीसरा नियम है ना, वो लगभग क्या है, समथिंग इससे थोड़ा सा मिलता जुलता होता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर है। उसको यहीं पर स्पष्ट कर लेते हैं हम कि न्यूटन की गति का जो तीसरा नियम है उसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
और इसमें क्या है भाई कि क्रिया और प्रतिक्रिया दो बराबर और विपरीत बल होते हैं। क्रिया और प्रतिक्रिया क्या है? दो बराबर और विपरीत बल होते हैं जो कि अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं, इसलिए एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। तो ये जो बल हैं ये एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। ठीक है। आगे हम अगर इसमें देखें तो क्रिया प्रतिक्रिया एक साथ कार्य करती हैं, इनके बीच का जो समय अंतराल है वह शून्य रहता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर हम देखें तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के कुछ उदाहरण हैं जो पेपर में पूछ लिए भी जाते हैं, तो इनको याद रखना है हमें। जैसे नदी में तैरना, ये इसके तीसरे नियम का ही उदाहरण है। सड़क पर चलना, बंदूक से गोली चलना या फिर रॉकेट, ये सभी क्या हैं? तीसरे नियम के उदाहरण हैं न्यूटन के। अच्छा, यहाँ पर देखें एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है भाई, इसको हमें याद रखना चाहिए और याद रखना के याद रखना ही है। ठीक है। तो ये है कि भाई न्यूटन के नियम की सीमा क्या है, क्या सीमाएं हैं न्यूटन के नियम के, कहाँ तक ये लागू होंगे। तो ये भाई न्यूटन के नियम केवल तभी तक वैध हैं जब तक वस्तु की चाल प्रकाश की चाल की अपेक्षा अत्यंत कम है। यानी वस्तु की जो चाल है वो प्रकाश की चाल से बहुत कम होनी चाहिए, तभी ये जो नियम है न्यूटन के ये इसमें मतलब लागू होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ठीक है। तो ये बात हमें थोड़ी सी जाननी है। अच्छा, और अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ थोड़ा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल है यहाँ पर, दो वस्तु जिनके बीच की दूरी r है, यदि डिस्टेंस को दुगना कर दिया जाए तो बल क्या होगा। तो देख लेते हैं भाई, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। अगर यहाँ पर हम देखें तो ये m1 और ये m2 दो वस्तु हैं जिनके बीच की दूरी r है। तो इस केस में जो फॉर्मूला बन जाएगा वो गुरुत्वाकर्षण बल का यानी फोर्स का, तो बल का बन जाएगा Gm1m2/r²। और यदि इस r को दोगुना कर दिया जाए, यहाँ पर देखिए, यहाँ इस वाले केस में r को दोगुना कर दिया है, तब भी ये फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये इस पूरे का होल स्क्वायर होगा। और जब इस पूरे का होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये 2 का जो स्क्वायर खुलेगा 4 खुल जाएगा r²। तो फॉर्मूला फाइनली ये बन के आएगा अगर हम इसको दुगना कर दें दूरी को। तो अब यहाँ पर अगर हम इसकी तुलना करें तो भाई f का मान, यहाँ तो अगर हम इस दूरी की तुलना करें तो क्या आ रहा है, 1/r² आ रहा था। ठीक है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो F2 बराबर F1/4 आ रहा है। F2 बराबर F1/4 का मतलब यह है कि जितना F1 फोर्स है ना, उसका चौथाई फोर्स F2 होगा। अब उसका चौथाई मीन्स F2 जो यानी जो F2 है बल, ये कम होगा F1 से। ठीक है। और कितना कम होगा, तो चौथाई। ठीक है। तो F1 का यानी चौथाई होगा। अच्छा, यहाँ आगे एक चीज़ याद रखेंगे, निर्वात में समान ऊंचाई से गिराई गई वस्तुएं निर्वात में होनी चाहिए, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो समान समय में ज़मीन पर आकर टकराती हैं, चाहे उनके द्रव्यमान कुछ भी हो। मान लीजिए एक हम 10 किलो का बाट ले लें और एक मान लीजिए प्लास्टिक का ढक्कन ले लें, बोतल का ढक्कन। अगर उनको दोनों को एक साथ छोड़ा जाए निर्वात में, तो मान लीजिए 10 फुट की ऊंचाई से छोड़ दें, तो दोनों के दोनों एक साथ ज़मीन पर जाकर गिरेंगे। ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं वेट, यानी भार जो होता है वो होता है mg। भार मीन्स mg। m का मतलब आप जानते ही हैं, द्रव्यमान, और g का मतलब भी आप जानते हैं, गुरुत्वीय त्वरण है। छोटा g है, इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण। और यहाँ पर अगर m द्रव्यमान है, गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण। और ये पृथ्वी पर होता है इतना, बाकी अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग होगा, लेकिन पृथ्वी पर जो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है। तो चंद्रमा पर अगर हम देखें तो चंद्रमा पर यह होता है पृथ्वी का 1/6, और पृथ्वी का जब 1/6 करेंगे तो चंद्रमा पर इसका मान हो जाएगा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कई बार कि भाई
चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जी का जो मान है, गुरुत्वाकर्षण जी का मान कितना हो जाएगा, तो 1/6, ठीक है, पृथ्वी की तुलना में। देखिए एक क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर उस वस्तु का जो वजन है कितना होगा। तो भाई बुध ग्रह पर, अब जब तक हमें बुध ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण मान नहीं पता होगा, हम इस बात को नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो एक दो मान यहाँ पर देख लेते हैं। भाई जो जी का मान है, अब पृथ्वी पर तो जानते ही हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, बुध ग्रह पर इसका मान होता है 3.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मंगल ग्रह पर इसका मान होता है 3.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और बृहस्पति ग्रह पर इसका जो मान होता है तो 25.95 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जिसको राउंड ऑफ करके हम 26 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें 38 किलो की चीज़ है और लगभग पृथ्वी पर जी का मान हम 10 मान लें अगर, तो उस समय पे द्रव्यमान इस वस्तु का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3.8 किलोग्राम। और बुध पर जाने पर क्या होगा, अभी यहाँ बुध पर जाने पर जो है जी का जो मान है वो 3.6 हो जाएगा, जबकि द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा। तो अगर इनका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 13.68 किलोग्राम आएगा, और वो लगभग राउंड ऑफ करके 14 किलोग्राम वेट उसका बुध ग्रह पर होगा, ठीक है। तो यानी अगर कोई 38 किलो का व्यक्ति है पृथ्वी पर और वो बुध ग्रह पर चला जाए तो वहाँ क्रिया खराब हो जाएगी, उसकी 14 किलो का ही वजन हो जाएगा, ठीक है। तो आप समझिए 14 किलो वजन। चलो आगे समझते हैं। अगला एक यह भी न्यूमेरिकल है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 38 किलोग्राम है तो बुध ग्रह पर कितना द्रव्यमान होगा। तो इसका आंसर 38 किलोग्राम ही रहेगा, क्योंकि भाई जो द्रव्यमान होता है वो कहीं भी नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलता, कहीं भी नहीं बदलता, ठीक है। चलिए और कुछ समझते हैं। एक ये फैक्ट आप याद रखिएगा कि पृथ्वी तल से ऊपर जाएं या फिर पृथ्वी तल से नीचे आएं, दोनों ही स्थिति में जो जी का मान है वो घटता है, ठीक है। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर भी घटेगा, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर भी घटेगा। आगे अगर हम देखें, यदि कोई वस्तु पृथ्वी के केंद्र पर हो तो उसका भार कैसा होगा, शून्य होगा, क्योंकि पृथ्वी के जो केंद्र है उस पर जी का जो मान है वो बिल्कुल शून्य होता है, और जब जी का मान शून्य होगा तो वहाँ पर वेट भी जो है हर वस्तु का शून्य हो जाएगा। यानी अगर पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु को ले जाया जाए तो उसका जो भार है वो शून्य हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखें, किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, केवल वस्तु का भार परिवर्तित होता है। बिल्कुल इस बात को सही आप याद रखें हमेशा, कि हमेशा जो वस्तु का द्रव्यमान है वो नियत रहेगा, कभी नहीं बदलता, लेकिन उसका भार परिवर्तित हो सकता है। वेट का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं आप। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें यूनिट ऑफ वेट यानी इकाई, इकाई किसकी इकाई, यानी भार की इकाई, और भार की इकाई कितनी क्या होती है, न्यूटन होती है। जबकि यूनिट ऑफ मास अगर मैं बात करूं, यानी द्रव्यमान की इकाई की अगर मैं बात करूं तो ये किलोग्राम होती है, ठीक है। तो चलिए आगे अगर हम देखें तो इसमें न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है। पृथ्वी के आकार की वजह से जी के मान में परिवर्तन। हाँ, आकार की वजह से भी परिवर्तन है। इसको आप बस इतना सा ध्यान रखिएगा कि भाई मान लीजिए अगर हम इक्वेटर की ओर जाते हैं, इक्वेटर का मतलब है भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा, यहाँ पर जाने पर जी का जो मान है वो घटेगा, और अगर जी का मान घटेगा तो भार भी घटेगा। और यदि हम ध्रुवों की ओर जाएं, ध्रुवों की ओर जाएं, पोल जिन्हें कहते हैं, पोल इंग्लिश में, तो उसकी तरफ जाने पर जी का मान बढ़ेगा, और अगर जी का मान बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो अच्छा, केंद्र की ओर जाएं तो घटेगा भाई, यानी गहराई और ऊंचाई पर जाने पर घटेगा। तो यहाँ देखेंगे वस्तु का भार तथा द्रव्यमान ध्रुवों की ओर सबसे ज़्यादा और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। और दूसरा देखो यहाँ पर अभी जो मैंने बताई थी बात वही है कि किसी अगर वस्तु को भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाएंगे तो ध्रुवों की ओर ले जाने पर भार उसका बढ़ेगा, और यदि ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर लाएंगे तो उसका जो भार है वो घटेगा, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से जी के मान में परिवर्तन, हाँ जी, घूर्णन गति की वजह से भी परिवर्तन होता है। तो उसको थोड़ा सा यहाँ आप देखें कि यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परित है, घूर्णन करना बंद कर दे, तो जी का मान ध्रुवों को छोड़कर हर स्थान पर थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा। ध्रुवों पर लगभग समान रहेगा अगर घूमना बंद कर दे, ठीक है। और यहीं पर एक चीज़ और आप समझिए, अगर घूर्णन गति को तेज कर देता है, तेज करने पर क्या होगा, तो ध्रुवों को छोड़कर बाकी सभी स्थानों पर जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम देखें तो पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, ये न्यूमेरिकल पोर्शन है भाई, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, तो ये एक फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लीजिएगा कि अगर केंद्र पर यानी गहराई में जाने की अगर बात हो रही है, डेप्थ, डी का मतलब होता है डेप्थ यानी गहराई, तो ये फॉर्मूला है जी डैश बराबर जी ब्रैकेट में 1 माइनस डी अपॉन आर ई। आर ई का मतलब है यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या, डी का मतलब गहराई, कितनी गहराई में हम जा रहे हैं, जी गुरुत्वाकर्षण आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ। इसके बाद अगर हम देखें पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी के मान में कितना परिवर्तन आता है, तो जी डैश बराबर जी और ब्रैकेट में 1 माइनस 2h, 2h, h का मतलब है ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पर हम जा रहे हैं, और आर ई का मतलब मैंने अभी बताया ये पृथ्वी की त्रिज्या है, अपॉन में आर ई, ठीक है, ये फॉर्मूला है। और सतह पर मान में क्या फॉर्मूला है, तो जी एम ई, यानी एम ई का मतलब है पृथ्वी का मास यानी द्रव्यमान, और आर ई का मतलब है पृथ्वी की त्रिज्या, यहाँ पर ये गुरुत्वाकर्षण का मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ यही एक क्वेश्चन है जो हमने ऊपर पढ़ लिया, यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूर्णन तेज कर दे तो जी के मान ध्रुवों को छोड़कर हर स्थान पर थोड़ा थोड़ा घट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका लगभग कंप्लीट मोशन का चैप्टर हमने ख़त्म किया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और धन्यवाद दोस्तों।